नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप। मैं ताबिश हुसैन। यूपी के हाथरस गैंगरेप मामले में अब सरकार ने डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया है। यूपी सरकार ने पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। इसके अलावा परिवार के एक सदस्य को कनिष्ठ सहायक के पद पर नौकरी और हाथरस शहर में एक घर देने की भी बात कही गई। इस मामले की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी टीम पीड़िता के घर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। इन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़िता के पिता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। उन्होंने पीड़ित परिवार को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। हाथरस में हुई हैवानियत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है और मामले की सीबीआई या एसआईटी से जांच कराने की मांग वहां पर की गई है। इस बीच पीड़ित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज आने वाली है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पीड़ित का पोस्टमार्टम किया गया था। हाथरस गैंगरेप मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यूपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। सोनिया गांधी ने कहा कि हाथरस की निर्भया की मौत नहीं हुई, उसे मारा गया है। हाथरस की निर्भया की मृत्यु नहीं हुई है, उसे मारा गया है। एक निष्ठुर सरकार द्वारा, उसके प्रशासन द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार की उपेक्षा द्वारा। जब वह जिंदा थी उसकी सुनवाई नहीं हुई, उसकी रक्षा नहीं हुई। मृत्यु के बाद उसे अपने घर की मिट्टी और हल्दी भी नसीब नहीं होने दी। उसे उसके परिवार को सौंपा नहीं गया। एक रोती बिलखती माँ को अपनी बेटी को आखिरी बार विदा भी नहीं करने दिया गया। यह घोर पाप है। हाथरस में हुई घटना पर पूरे देश में गम और गुस्सा है। हाथरस की बेटी की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई कि यूपी के दरिंदों ने राज्य की 3 और बेटियों को अपना शिकार बना लिया है। पहली घटना बलरामपुर की है, जहां 22 साल की लड़की के साथ कॉलेज से लौटते वक्त अगवा कर गैंगरेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित पर इतने अत्याचार किए गए कि अस्पताल से लौटते वक्त उसकी मौत हो गई। दूसरी वारदात आजमगढ़ की है, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ उसके पड़ोसी ने रेप किया। तीसरी वारदात बुलंदशहर की है, जहां एक बदमाश ने सोती हुई बच्ची को अगवा कर लिया और रेप की वारदात को अंजाम दिया। कराने लौटने के समय 3-4 लड़के उसको हाथ दिए, जबरदस्ती गाड़ी में उसको बैठा लिए, के हाथ में इंजेक्शन लगाए, उसको ले गए, उसके अपने रूम पे ले गए, उसके साथ गैंगरेप किए हमारे बच्ची का पैर तोड़ दिए, कमर तोड़ दिए। हमारी बच्ची एकदम अपंग हो गई थी। हमारी बच्ची को रिक्शा वाला लाद के बिठा के मेरे घर पे भेज दिए। हाँ, हमारे बच्ची की रिक्शा बैठा के हमारे घर पे भेज दिए। हमारे बच्ची के न बोलने भर का ताकत था, न उठने भर का ताकत था। मुझसे आवाज ही कुछ भी नहीं निकले कि मम्मी क्या हुआ क्या नहीं, बहुत पूछे, कुछ भी नहीं बोली। फिर 10 मिनट के बाद उसके पेट में जलन होने लगा। फिर ये मम्मी हम मर जाएंगे, हमारे पेट में बहुत जलन होती है। फिर ले गए हॉस्पिटल, संतोष डॉक्टर के हॉस्पिटल में ले गए। फिर वो बोले कि तो लखनऊ ले जाइए या बलरामपुर ले जाए, बहुत सीरियस हो गई है। फिर तुलसीपुर मटेना के बीच में, सोनपुर के बीच में हमारे बच्चे का इस बार वो लड़की एक रिक्शे पर आई तो उसकी लड़की के हाथ में जो ग्लूकोज चढ़ाने वाला वीगो होता था वो लगा हुआ था और लड़की की हालत काफ़ी ख़राब लग रही थी। तो उनके परिजनों ने लड़की को तुरंत हॉस्पिटल के लिए ले गए, लेकिन रास्ते में ही लड़की की मृत्यु हो गई। तो परिजनों ने तहरीर में अपनी 2 लड़कों को नामजद किया है और उनको बताया, उनके बारे में कहा है कि इन लड़कों ने किसी डॉक्टर के पास ले जाकर के हमारी लड़की का इलाज कराया और लड़की के साथ हमारे बलात्कार किया। तो इस प्रकरण में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो नामजद अभियुक्त हैं इनको गिरफ्तार कर लिया है
और पुलिस इसमें आगे छानबीन करके जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको गिरफ्तार करेगी और इनके खिलाफ कठोर से कठोर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और इस पर बात करने के लिए सौरभ हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ, हाथरस की जो घटना है उस पर अभी बात हो ही रही है, तमाम लोगों का गुस्सा उस पर सामने आ रहा है, उसके बाद ये 3 और घटनाएं सामने आ गई हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि इतने सारा केस यूपी में देखने को मिल रहे हैं और प्रशासन के रवैये पर अभी हाथरस में सवाल उठ रहे हैं? उसके बाद अगर ऐसी घटनाएं आती रहेंगी तो सवाल तो उठेंगे ही। बिल्कुल, देखिए ये जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था, इसके कई एस्पेक्ट होते हैं। एक तो पुलिस क्या कर रही है सुरक्षा को लेकर के, कैसे दिन दहाड़े बलरामपुर की घटना जैसे कि अभी हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, युवती अपने घर से निकली, कॉलेज जा रही थी, उसको वहां पर किडनैप किया गया, नशीला पदार्थ देकर के उसको बेहोश किया गया, शाम तक रेप किया गया और फिर उसको ई रिक्शा में बैठाकर उसे घर भेज दिया गया। वो घर पहुंची, उसकी कमर टूटी हुई थी, पैर टूटे हुए थे, उसने अपने परिजनों से बताया। अब समझिए, देखिए ईस्टर्न यूपी का मामला है, बलरामपुर जगह है ईस्ट यूपी में, वहां पर कहा जाए स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य सेवाएं भी उतनी अच्छी नहीं है। और उनके जब जिन्होंने वहां पर अपने करीबी अस्पताल में दिखाया तो उन्होंने लखनऊ रेफर कर दिया और रास्ते में ही उस लड़की ने दम तोड़ दिया। भले ही पुलिस कह रही कि उन्होंने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जिनके खिलाफ मुकदमा लिखाया गया था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। और इस केस में भी कल देर रात लड़की के शव को क्रिमेट कर दिया गया, उसका दाह संस्कार कर दिया गया। जब मामला तूल पकड़ने लग गया रात में 10, साढ़े 10, 11 बजे के बाद सोशल मीडिया पर तमाम मीडिया रिपोर्ट्स आने लगे, तो उसके बाद लगभग रात में 2 से 2:30 बजे के करीब इस पीड़ित का भी शव को क्रिमेट किया गया। लेकिन इस बार इस पीड़ित के जो पेरेंट्स थे वो वहां पर मौजूद थे, जैसे कि हाथरस में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अब बात करते हैं हाथरस की। देखिए, घटना हो गई है, घटना हुई है तो पुलिस को सोचना चाहिए कि सही से इन्वेस्टिगेशन किया जाए, लेकिन हाथरस में भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में तमाम तरीके के लूप होल सामने आ रहे हैं। तो 15 तारीख को ये घटना हुई है, 16 तारीख से पीड़िता अस्पताल में थी और उसका मेडिकल कराया गया 23 तारीख को, 1 हफ्ते बाद मेडिकल कराया गया। सोचिए ताबिश, कितनी बड़ी ये एक कहा जाए गलती है यूपी पुलिस की कि 1 हफ्ते बाद मेडिकल कर रहे हैं। 23 तारीख की मेडिकल रिपोर्ट में आप ये कह रहे हैं कि उसके साथ रेप नहीं हुआ, उसकी जीभ नहीं काटी गई, जबकि जो रिपोर्ट में जो मेडिकल रिपोर्ट पढ़ रहे थे उसमें पेनिट्रेशन को लेकर के मना किया है, किसी तरीके का पेनिट्रेशन नहीं हुआ। लेकिन रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि लड़की के साथ फोर्स यानी जबरदस्ती की गई थी, चोट के निशान थे। तो सोचिए 1 हफ्ते तक मेडिकल क्यों नहीं कराया गया? 16 तारीख से लड़की अस्पताल में है और आज 23 तारीख की रिपोर्ट है, उसमें तारीख लिखी हुई है, तो 1 हफ्ते बाद मेडिकल क्यों कराया गया? और 1 हफ्ते में सोचिए जो चोट के निशान थे, 1 हफ्ते में अगर इलाज चल रहा होता है किसी का तो कितने तो चोट भर दी जाती है। अगर उसी वक्त अगर उसकी हालत इतनी खराब थी तो उसी वक्त अगर उसको सफदरजंग एडमिट करा दिया जाता तो शायद हाथरस पीड़िता हमारे साथ होती, वो जिंदा होती, उसकी मौत ना होती। तो एक बहुत बड़ी लापरवाही पूरे हाथरस वाले केस में तो आती है। अब चाहे आप सीएम उनको नौकरी दे दें, पैसे दे रहे हैं, जाहिर सी बात है सरकारें ऐसा करती हैं, लेकिन जो नुकसान हुआ, जो एक उसकी मौत हो गई और कहीं ना कहीं पुलिस के जो ढीले रवैये, प्रशासन के ढीले रवैये से उसकी मौत हुई। आपने उसको 28 तारीख को 28 तारीख को उसको सफदरजंग में एडमिट कराया जा करके, अगर ये काम पहले ही कर लेते, 16 तारीख को या 20 तारीख को कर लेते तो शायद उसकी जान बच जाती। आप पहले ही दिल्ली भेज देते, जबकि आपको पता था कि इतनी गंभीर तरीके से लड़की घायल है और आप उसका मेडिकल करा रहे हैं 23 तारीख को, और 23 तारीख के बाद मेडिकल की रिपोर्ट पब्लिक कर रहे हैं 29 तारीख को। परसों आईजी अलीगढ़ का ने बयान दिया कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ था और उसकी जीभ नहीं काटी गई थी। सोचिए, तो 23 तारीख की रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट आप 29 तारीख को बता रहे हैं, 16 तारीख को भर्ती हुई पीड़िता उसका मेडिकल करा रहे हैं 23 तारीख को, 1 हफ्ते बाद। तो ये सब तमाम पुलिस की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है। इसको लेकर के क्या करें? सबसे बड़ा सवाल ये है। अब दूसरी घटना बुलंदशहर में सामने आई है, लड़की सो रही थी रात में, नाबालिग, उसको घर से उठा ले गया, लड़की ने चिल्लाया तो जो आरोपी उसने कहा कि मैं तेजाब डाल दूंगा। बाद में जब घर वालों को पता चला तो वो दौड़े तो वो भाग गया, अब तक फरार है। आजमगढ़ में घर के सामने ही रहने वाले एक लड़के ने रेप को अंजाम दिया, उसकी गिरफ्तारी की गई है। तो चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे लखनऊ, कानपुर का, तो यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर तो सवाल उठ ही रहे हैं। लेकिन देखिए, कानून व्यवस्था तो सिर्फ एक एस्पेक्ट है, लेकिन अगर घटना होने के बाद पुलिस का रवैया कैसा रहता है, पुलिस की जांच कैसी रहती है, जो प्रशासन है वो किस तरीके से पूरे मामले को देख रहा है। और हाथरस वाला पूरा केस आप समझिए कितना मिस हैंडल्ड केस है। 16 तारीख को एडमिट हुई, उसके बाद 23 तारीख को 1 हफ्ते बाद उसका मेडिकल करते हैं और उसके मेडिकल में एफएसएल की बात करती है कि एफएसएल करा लीजिए, एफएसएल का अभी तक रिपोर्ट नहीं आया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप सफदरजंग में जो मेडिकल हुआ था,
हाथरस पीड़िता की उसकी रिपोर्ट आएगी, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन एक बात सही है, जिस तरीके से रात में उसका क्रिमेशन कराया गया और बलरामपुर में भी वही देखने को मिला, उनको लगा कि दिन होगा, मीडिया रिपोर्टिंग होगी। ये एक बड़ा सवाल है सौरभ के लिए, रात में क्रिमेशन कराने का क्या तरीका है, ये इसको लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। और आज जैसे कि आपने भी यहाँ पर जिक्र किया, सिर्फ मुआवजा देने से भरपाई नहीं हो जाती है। अपराधियों के हौसले आप ऐसे कैसे तोड़ेंगे अगर इस तरीके से सवाल उठेंगे जांच को लेकर ही। फिलहाल आपका शुक्रिया सौरभ। तो लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से जो सवाल खड़े कर रहे हैं कई तरह के अपराधियों को लेकर और आपराधिक वारदातें जो बढ़ रही हैं उनको लेकर। और अब कोरोना से जुड़ी खबर आपको बताते हैं। सरकार ने अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। 15 अक्टूबर से सिनेमा घर और थिएटर खोले जा सकेंगे, लेकिन वो आधी सीटों की क्षमता से ही खोले जा सकेंगे। एंटरटेनमेंट पार्क आदि भी खोलने की इजाजत दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को हालांकि बंद यहां पर रखा गया है। नीता हमारे साथ मौजूद है इस पर बात करने के लिए। नीता, कोरोना को लेकर खतरा भी बरकरार है, सेकेंड वेव की बात की जा रही है, यहां तक कि पार्लियामेंट के सेशन को भी जल्दी खत्म किया गया। ऐसे में महत्वपूर्ण था ये अनलॉक की गाइडलाइंस और यहाँ पर कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे कि सिनेमा हॉल खुल जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद किया गया है, लेकिन स्कूल और कॉलेज के लिए जो फैसला है वो सरकारों पर छोड़ दिया गया है। तो स्कूल भी खुलने वाले हैं क्या? बिल्कुल, 15 अक्टूबर के बाद जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं वो सेग्रीगेटेड मैनर पर एक फेज्ड मैनर में जो है वो डिसीजन ले सकती हैं, लेकिन ये पेरेंट्स के ऊपर ही होगा कि आप अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हैं कि नहीं चाहते। स्कूल वाले उसको कंपलसरी नहीं कर सकते अटेंडेंस को, और अगर आप अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं तो एक रिटन परमिशन देने की जरूरत है जो स्कूल वालों को दी जानी चाहिए। तो काफी नियम और कानून के तहत ही अगर स्कूल्स में बच्चे अपने आप भेजेंगे तो उसके तहत ही भेज पाएंगे, क्योंकि जो एक डिसीजन है एक बहुत सारे उसमें डूज एंड डोंट्स जो हैं वो एम्पलीफाई किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। जहां तक हायर लर्निंग की बात है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो एक डिसीजन लिया है कि कॉलेजेस और हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो खोले जाएं, उसके ऊपर भी, लेकिन डिस्टेंट लर्निंग के ऊपर भी जो है वो जोर दिया गया है। पीएचडी स्कॉलर्स के लिए जो एक प्रैक्टिकल्स हैं, जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें 15 अक्टूबर के बाद वहां जाने की इजाजत दी गई है, ऐसा केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है। लेकिन सबसे अहम बात जो है वो सिनेमा हॉल्स नहीं है, स्विमिंग पूल्स चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए खोले गए हैं वो नहीं है, वो आने वाले चुनाव है बिहार के, उसके मद्देनजर जो है वो अब जो सोशल, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कल्चरल, रिलीजियस और पॉलिटिकल फंक्शंस जो हैं उनकी जो एक व्याख्या है वो अब होम मिनिस्ट्री ने बदल दी है। अब बोला गया है कि जो क्लोज स्पेसेस हैं उसमें 50% जो लोग हैं, जिसको निर्धारित किया गया कि 200 लोग जो हैं वो आपके इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो अटेंड कर सकते हैं। लेकिन जो ओपन स्पेस है ये एक कटआउट लिमिट जो है, ये जो आउटर लिमिट है वो नहीं दी गई है। यानी बिहार में अब आने वाले समय में हम जो चुनावी रैलीज हैं वो अब हम देख सकते हैं। ये एक बड़ा बदलाव है जो तो बड़े बदलाव अब इसमें अनलॉक 5 में भी किए गए हैं। नीता, बहुत शुक्रिया आपका सब जानकारी के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें तो बंद रहेंगी, लेकिन स्कूल और कॉलेज के लिए सरकारों पर छोड़ दिया गया है, वो फैसला लेंगी। सिनेमा हॉल खुलेंगे लेकिन आधी क्षमता के साथ 15 अक्टूबर के बाद से। और अब आपको बता देते हैं कि आज की टॉप न्यूज क्या है। सबसे पहले देखिए कि अब बलरामपुर में हाथरस जैसी जो हैवानियत हुई है वो बड़ी खबर है। और क्या अमित शाह सुलझाएंगे जेडीयू एलजेपी का झगड़ा? राफेल ने तोड़ा साउंड बैरियर, पेरिस में हड़कंप है इसको लेकर। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को छोड़कर अब सब कुछ अनलॉक है। और मथुरा में ईदगाह हटाने की याचिका कोर्ट से खारिज। तो ये 5 बड़ी खबरें हैं जिसमें से आप एक खबर चुनने के लिए लॉग ऑन कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर।